गुड मॉर्निंग फैमिली। मेरा नाम विजय है और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे वी आर स्टडी विद टारगेट। आज का टॉपिक है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके के अंदर हम डे 4 पे काम कर रहे हैं। डे 3 तक मैं ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे डाल चुका हूँ और वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। राइट, ये 2000 क्वेश्चन की पूरी एक सीरीज़ है जिसमें हम हर डे 100 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले भी एग्जाम में देखे जा चुके हैं, फ्यूचर में भी चांस रहता है और कुछ बकेट्स ऐसी होती है जहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो उन सबको हमने कवर किया है एंड आई होप कि जब आपकी ये 2000 क्वेश्चन की सीरीज़ पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो आपके पास काफ़ी अच्छा स्टफ रहेगा जो कि एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प करेगा और आपको कई सारे क्वेश्चन आपको हमारी इस सीरीज़ से देखने को मिल सकते हैं। तो फटाफट शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। तो हम लोग सारे बिंदु कवर कर लेते हैं फटाफट। अगर हम सबसे पूर्वी बिंदु के बारे में बात करें तो कौन सा है, किबुथु। किबुथु कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अगर हम पश्चिमी बिंदु के बारे में बात करें तो क्या है, सर कीरक कहाँ पड़ेगा, कच्छ में पड़ेगा, गुजरात में पड़ेगा। ठीक है। अगर हम उत्तरी बिंदु के बारे में बात करें तो क्या है, इंदिरा कौल कहाँ पड़ेगा, जम्मू कश्मीर में। अगर हम दक्षिणी बिंदु के बारे में बात करें तो क्या है, इंदिरा पॉइंट कहाँ पड़ेगा, तमिलनाडु में नहीं है ये, कहाँ पे है, कहाँ पे है, निकोबार में है, अंडोमान निकोबार के निकोबार में है। ठीक है। तमिलनाडु वाला जो कन्याकुमारी का पॉइंट है वो हमारा इंदिरा पॉइंट का पॉइंट नहीं है, वो सबसे लास्ट पॉइंट नहीं है। लास्ट पॉइंट हमारा है निकोबार का और क्या है उसका नाम, इंदिरा पॉइंट है। इसको क्या कहते थे, पिंगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शपथ का वर्णन किया गया है। अच्छा, एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में ऊपर आ गया है कि अगर बाई चांस ऐसा क्वेश्चन कभी आए कि गुजरात के अंदर, गुजरात के रियल टाइम के अंदर और अरुणाचल प्रदेश के रियल टाइम के अंदर, यानी कि सरकीरक के अंदर और किबुथु के अंदर जो गैप है टाइम का वो कितना है। तो इन दोनों के बीच का जो टाइम का गैप जो है ना वो है 2 घंटे का। कितना है, 2 घंटे का टाइम है। इस टाइम पीरियड को ही ठीक करने के लिए क्या किया गया था, मानक टाइम लिया गया था, जो कि एक मानक रेखा खींच के बिल्कुल सेंटर में इन दोनों के, और उस टाइम जोन को पूरे इंडिया में क्या कहते हैं यूज़ किया जाता है। हम अगर आप एक्चुअल में देखेंगे तो जो सरकीरक और किबुतु के बीच का जो टाइम पीरियड है, यानी कि गुजरात का और जो अरुणाचल प्रदेश का टाइम पीरियड है, इसके अंदर 2 घंटे का गैप है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शपथ का वर्णन किया गया है। तो भारतीय अनुसंधान संविधान में कितनी अनुसूची है, 12 अनुसूची है। तो 12 अनुसूची में कौन सी अनुसूची के अंदर शपथ का वर्णन किया गया है, अनुसूची 3 के अंदर। किसमें, अनुसूची 3 के अंदर। अगर आता है कि एससी और एसटी का वर्णन कहाँ किया, कौन से उसमें किया गया है अनुसूची में, अनुसूची 5 के अंदर। अगर आता है कि मानक भाषाओं का वर्णन कहाँ किया गया है संविधान के अंदर, अनुसूची 8 के अंदर। अगर आता है आपका कि दल बदल के प्रावधानों का से संबंधित कौन सी अनुसूची है, तो अनुसूची कौन सी है, 10 है। और अगर आपका ये आता है कि कहते हैं पंचायती राज का वर्णन कौन सी अनुसूची में है, तो अनुसूची 11 में। अगर आता है आपका नगर पालिका, नगर निगम से संबंधित अनुसूची आती है तो कौन सी है, अनुसूची 12। नेक्स्ट है, वाराणसी सारनाथ संग्रहालय में संरक्षित अशोक लाट को राष्ट्रीय प्रतीक कब अंगीकृत किया गया था। ये अशोक लाट वो चीज़ है जैसे हमने मान लो आपने कोई भी गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स देखे होंगे, तो कोई भी जो गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट होता है, जो मोस्ट प्रॉब्ली जो केंद्र सरकार का जो डॉक्यूमेंट होता है, उसके ऊपर एक साइन लगा होता है जिसमें शेर शेर का चिन्ह होता है, जिसमें 3 शेर दिख रहे होते हैं। एक्चुअल में 4 होते हैं ये, मगर आपको सामने से 3 शेर ही दिखाई देते हैं। जो शेर का जो निशान होता है वो क्या है, वो अशोक की लाट है। ठीक है। वो कहाँ पे है, वाराणसी के सारनाथ संग्रहालय में संरक्षित है वो। उस उस चिन्ह को, उस प्रतीक को कब राष्ट्रीय प्रतीक अंगीकृत किया गया था, कब उसको अप्रूवल मिली थी कि ये जो साइन है अशोक की लाट का, इसको हम लोग एज ए नेशनल जो प्रतीक है उसके रूप में हम उसको अंगीकृत करते हैं, एज ए रजिस्टर करते हैं। तो कौन सी डेट को था, 26 जनवरी 1950, जब हमारा संविधान, जब गणतंत्र दिवस हुआ था, जब हमारा संविधान लागू किया गया था, उस समय ये क्या कहते हैं अशोक की लाट को भी अंगीकृत किया गया था। तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं, जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में, तब अशोक की लाट को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में दशमलव चलनी मुद्रा प्रणाली कब लागू की गई थी। तो कब लागू की गई थी दशमलव चलनी मुद्रा प्रणाली, अप्रैल 1957 में। कब, अप्रैल 1957 में की गई थी। नेक्स्ट है,
सिरके सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कौन सा अम्ल पाया जाता है सिरके के अंदर? एसिटिक अम्ल। कौन सा एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरके के अंदर? और सिरके का पीएच मान क्या होता है? पीएच मान होता है 3। कल मैंने आपको बताया था कि जो 7 होता है पीएच मान के अंदर, 7 जो होता है वो होता है न्यूट्रल, ठीक है। 7 से जितना कम होगा, राइट, जितना कम होगा उतना ही वो अम्लीय होगा, और 7 से जितना ज़्यादा होगा उतना ही वो क्या होगा? क्षारीय होगा, ठीक है। तो सिरके का पीएच मान क्या होगा? 3 होगा। और सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिडिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है, रूस की संसद का नाम क्या है? तो रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। ग्रुप डी के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ग्रुप सी और ग्रुप डी के अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो रूस की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। कल हमने किया था जापान की संसद, जापान की संसद का नाम क्या है? डाइट, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि क्या कहते हैं नेपाल की संसद का नाम क्या है? राष्ट्रीय पंचायत। नेक्स्ट है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? कर्नाटका में है। कहाँ? कर्नाटका में है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। कर्नाटका में और क्या है? कर्नाटक में जोग जलप्रपात है, और जोग जलप्रपात कौन सी नदी पे है? शरावती नदी पे है। क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? कर्नाटका में है। जोग जलप्रपात कहाँ पे है? कर्नाटका में है। जोग जलप्रपात किस नदी पे है? तो शरावती नदी पे है, ठीक है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, जोग जलप्रपात कहाँ पे है? आपका कर्नाटका में है। नेक्स्ट है, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच कौन सी नदी बहती है? तो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ और विंध्याचल पर्वत के बीच में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी बहती है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ और विंध्याचल पर्वत के बीच में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी बहती है। अगर क्वेश्चन ये बनता है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थान क्या है, तो क्या है? अमरकंटक की पहाड़ियाँ। क्या है? अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा नदी निकलती है, जो सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के मध्य से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है कि सौर मंडल का कौन सा ग्रह है जो लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? मतलब ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका जो आकार है वो अराउंड पृथ्वी जितना है? तो कौन सा है? शुक्र ग्रह। कौन सा? शुक्र ग्रह जो है उसका जो साइज है वो पृथ्वी के बराबर है, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। इस शुक्र ग्रह को भोर का तारा भी कहा जाता है। और एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, जहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है कि अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो हम लोगों को इतना पता है कि जो बुध ग्रह है वो सबसे ज़्यादा निकट है, मगर बुध ग्रह सबसे ज़्यादा निकट तो है मगर सबसे गर्म ग्रह नहीं है। अगर सबसे गर्म ग्रह के बारे में बात की जाएगी तो कौन सा है? शुक्र है। ऐसा है क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो शुक्र ग्रह का जो एनवायरनमेंट है, जो उसका एटमॉस्फेयर है, जो इसका वायुमंडल है, वो क्या है? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में है। उस कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही शुक्र ग्रह, जो कि बुध ग्रह के बाद आता है, मगर उसके बावजूद भी सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह माना जाता है। नेक्स्ट है, और हमने कल किया था कि बुध ग्रह और शुक्र ग्रह के अपने कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, ट्रिटिकम एस्टिवम किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ट्रिटिकम एस्टिवम किसका वैज्ञानिक नाम है? गेहूं का। ये गेहूं का वैज्ञानिक नाम होता है। वैज्ञानिक नाम भी आप कर लेना, इंपॉर्टेंट है, माइट भी हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए, क्योंकि एक नई बकेट है, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और देखिए बच्चों, ध्यान रखना एग्जाम के अंदर एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दो तरह के बच्चे होते हैं, जो एग्ज़ाम के पहले पढ़ते हैं और जो एग्ज़ाम के बाद पढ़ते हैं, राइट। तो एग्ज़ाम के पहले कवर करनी है सारी चीज़ें जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस है, ताकि जब एग्ज़ाम में जाए तो एग्ज़ाम हमें ईजी लगे। ईजी उसी को एग्ज़ाम तो नॉर्मल ही होता है, एग्ज़ाम ना मुश्किल होता है ना आसान होता है। जिसने पढ़ रखा होता है उसके लिए आसान होता है, जिसने नहीं पढ़ा होता है उसके लिए बेसिक चीज़ें भी मुश्किल होती है, राइट। तो जितना ज़्यादा आप कवर करेंगे उतना ज़्यादा आप में कॉन्फिडेंस आएगा, उतना ज़्यादा आपको एग्ज़ाम क्या लगेगा? नॉर्मल लगेगा, सॉफ्ट लगेगा। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। और जो महात्मा बुद्ध का जो पहला उपदेश है, सो क्या कहा जाता है? सो कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन भी कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, जो हमने कल कवर किया था, कि अगर पूछे कि अशोक द्वारा स्थापित जो शिलालेख है, सबसे छोटा शिलालेख है कौन सा है? रुम्बीदेव शिलालेख है। कहाँ पे है वो? लुम्बिनी, नेपाल में है। नेक्स्ट है, किस वर्ष तक सिंह भारत का राष्ट्रीय पशु रहा था? ये हम सब लोग जानते हैं कि शेर हमारे भारत का राष्ट्रीय पशु था, मगर फिलहाल नहीं है। कब ये चेंज हुआ था? शेर पहले शेर होता था, अब क्या है? अब बाघ है, ठीक है, टाइगर है। तो अब कब टाइगर जो राष्ट्रीय पशु के रूप में आया था, कब आया था? वो आया था 1972 में, 1972 तक।
1972 तक क्या था, शेर हमारे भारत का राष्ट्रीय पशु था, मगर उसके बाद जो था बाघ को हमारे भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया गया था। क्वेश्चन आंसर बन सकता है जो इम्पोर्टेंट है कि टाइगर प्रोजेक्ट कब लागू हुआ था। तो टाइगर प्रोजेक्ट लागू हुआ था 1 अप्रैल 1973 को, 1973 में। टाइगर प्रोजेक्ट कब हुआ था? 1 अप्रैल 1973 में, 1973 में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? तो कितनी तिलियां होती है? 24 तिलियां होती है, तो सबको पता है। अशोक चक्र का कलर क्या होता है? नीला होता है। माइट भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अशोक कलर का कलर क्या होता है, तो क्या कौन सा कलर होता है? नीला कलर होता है। तिलियां कितनी होती है? 24 तिलियां होती है। अगर पूछा जाए कि अशोक चक्र को किस वर्ष, किस टाइम पे, जिससे आपको पता होगा, अगर आपने हिस्ट्री पूरी पीछे से काफ़ी कवर कर रखी होगा तो आपको पता होगा कि हमारा जो तिरंगा है वो हमेशा से ऐसा नहीं था, राइट। उसमें बहुत परिवर्तन हुए थे, कई बार उसमें चेंजिंग हुई थी। लास्ट टाइम से पहले क्या था कि तिरंगे के अंदर गांधी जी का चरखे का निशान होता था, मगर बाद में जब स्वतंत्रता के टाइम पे क्या किया गया था, इसको निशान को चेंज करके अशोक चक्र को उसमें जगह दी गई थी, उसमें अंगीकृत किया गया था, राइट। जो हम लोग जो अपना इंडिया का फ्लैग देखते हैं उसमें अशोक चक्र है, ये शुरू से नहीं था, ठीक है। ये 22 जुलाई 1947 से लागू हुआ था। कब हुआ था? 22 जुलाई 1947 से लागू हुआ था। और इस समय ही तिरंगे का ये डिज़ाइन दिया गया था, राइट। तीन रंगों वाला डिज़ाइन दिया गया था। और ये डिज़ाइन दिया किसने? ये दिया था पिंगलिंग ने दिया था, पिंगलिंग वेंकटरमन ने दिया था डिज़ाइन। और ये 22 जुलाई जो है, ये 22 जुलाई को ही हम लोग क्या करते हैं, झंडा दिवस भी मनाते हैं। तो ये भी ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आता है कि झंडा दिवस कब मनाते हैं, तो 22 जुलाई को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 22 जुलाई 1947 में हमने तिरंगे को अंगीकृत किया था, और तिरंगे के अंदर हमने क्या किया था? अशोक चक्र को अंगीकृत किया था। नेक्स्ट है कि कबड्डी के खेल में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो कबड्डी के खेल के एक पक्ष में कितनी संख्या होती है? 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। कल हमने पढ़ा था कि पोलो के खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4 होते हैं। कबड्डी के खेल में कितने होते हैं? 7 होते हैं। नेक्स्ट है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो 24वें तीर्थंकर है महावीर स्वामी, इनका प्रतीक क्या है? इनका प्रतीक है सिंह। क्या प्रतीक है इनका? सिंह प्रतीक है। नेक्स्ट है, भारत की पहली ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो भारत की पहली ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। कहाँ पे? हैदराबाद में है। और कब हुई थी? ये 1982 में शुरू हुई थी। जो भी इसमें वीडियो देख रहे होंगे हैदराबाद से जो बिलोंग करते होंगे, उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि उनके पीसेस के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो पहली ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, जो कि हैदराबाद में है, जो कि कब हुई थी? स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है, सूर्य की सीधी किरणें 21 जून को किस रेखा में पड़ती है? तो सूर्य की जो सीधी किरणें होती है वो 21 जून को किस रेखा में पड़ती है? कर्क रेखा में पड़ती है। कौन सी रेखा में पड़ती है? कर्क रेखा में पड़ती है। और ये जो टाइम होता है ये सबसे लंबा दिन होता है। अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे लंबा दिन कौन सा होता है, वैसे क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं क्योंकि डेज के अंदर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? 21 जून का दिन जो होता है सबसे लंबा दिन होता है, ठीक है। और 21 जून से एक चीज़ और आपको याद आई होगी कि योगा डे जो होता है, योगा दिवस, वो भी 21 जून को ही मनाया जाता है, ठीक है। और 21 जून को जो सूरज की सीधी किरणें कहाँ पड़ती है? कर्क रेखा में पड़ती है। अगर आता है कि सूरज की सीधी किरणें 22 दिसंबर को किस रेखा में पड़ती है? तो 22 दिसंबर को कहाँ पड़ती है? मकर रेखा में पड़ती है। कहाँ पे पड़ती है? मकर रेखा में पड़ती है। और ये सबसे छोटा दिन होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे बड़ा दिन कौन सा है? तो 21 जून। क्वेश्चन पूछा जाए सबसे छोटा दिन कौन सा है? तो 22 दिसंबर। 21 जून को जो सूर्य की किरणें पड़ती है, कौन सी रेखा में पड़ती है? कर्क रेखा पे। और जो 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें पड़ती है वो कहाँ पड़ती है? मकर रेखा में पड़ती है। नेक्स्ट है, विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह किसे कहा जाता है? तो विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह किसे कहते हैं हम लोग? बृहस्पति ग्रह को कहते हैं। किसे कहते हैं? बृहस्पति ग्रह को कहते हैं। ये क्वेश्चन और दिमाग में आ गया। कुछ टाइम पहले की बात है कि बृहस्पति ग्रह के सबसे ज़्यादा उपग्रह माने जाते थे, राइट। मगर अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से ग्रह के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, तो कौन से ग्रह के हैं? शनि ग्रह के। कितने? 82 उपग्रह है शनि ग्रह के। कितने? 82 उपग्रह है। तो सबसे ज़्यादा उपग्रह कौन से ग्रह के हैं? शनि ग्रह के हैं। पहले बृहस्पति ग्रह के हुआ करते थे। और विशाल लाल धब्बे वाला उपग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह है। और सबसे बड़ा ग्रह भी पूछा जाए तो कौन सा है? बृहस्पति ग्रह है।
किस रोग को काली मौत भी कहा जाता है? तो काली मौत किस रोग को कहा जाता है? प्लेग को कहते हैं। किसको कहते हैं? प्लेग को कहते हैं काली मौत। नेक्स्ट है, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? जो गांधी जी ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का जो आंदोलन शुरू किया था, उसका लक्ष्य क्या था? उसका लक्ष्य था जो कुटीर उद्योग हैं उनको प्रोत्साहन करना था। जैसे आपने हिस्ट्री सबने पढ़ी होगी, सबको पता होगा कि जो क्या कहते हैं, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो क्या करती थी, यहाँ से कच्चा माल लेके जाती थी, वहाँ से तैयार माल करके लाती थी, कच्चा माल खरीदती थी बिल्कुल लो, क्या कहते हैं, मतलब बिल्कुल लो रेट जो होता था, बिल्कुल ही मतलब ना के बराबर जो रेट होता था, ऐसे कह के कि ये तो बिल्कुल डस्ट है, उसको यहाँ से लेती थी और उसी कहते माल से, कच्चे माल से अपने ही एरिया में जाके उसको उस पर क्या कहते हैं काम करके उसको जो फाइनल प्रोडक्ट बना के वापस इंडिया में बेचा करती थी, और वो काफ़ी अच्छे मतलब काफ़ी महंगे दामों पे बेचती थी। तो ये तो उनका साइकिल था जिससे वो पैसा कमाया करते थे। तो जब गांधी जी को जब सबको ही समझ आ गया था ये सब चीज़ें, तो गांधी जी को ये लगा कि यार इस वजह से क्या हो रहा है, जो कुटीर उद्योग है, जो लोग छोटे जो उद्योग है वो ख़त्म होते जा रहे हैं। जैसे अगर हम आज के टाइम में भी बात करें, तो जैसे पहले टाइम में क्या होता था, पहले हम हाथों वाली चीज़ें ज़्यादा यूज़ करा करते थे, राइट। बहुत सारी चीज़ें होती थी जो हाथों से बनी होती थी, तो मेड इन इंडिया बोलते थे। मगर उसके बाद क्या होता, धीरे धीरे चीज़ चेंज होगी, मशीन आने लगी, और मशीन की क्वालिटी थोड़ी सी ज़्यादा मतलब होती हाथ की क्वालिटी सबसे ज़्यादा है, मगर मशीन की क्वालिटी क्या होती है, उसके जो जो देखने में है वो ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर और थोड़ा डीपली जाए तो आपको इतना भी हम लोगों को सबको पता है कि दिवाली के टाइम पे या नॉर्मल डेज पे भी हम लोग चाइना प्रोडक्ट जो इंडिया के अंदर आता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है और बहुत ही सस्ता होता है, राइट, क्योंकि वो बल्क में बनता है। उसके मुकाबले में जो इंडिया के जो क्या कहते हैं बिल्कुल ग्राउंड लेवल के जो क्या कहते हैं जो मार्केट होती है, ग्राउंड लेवल के जो क्या कहते हैं जो दुकानें होती है, ठीक है, उनकी जो मार्केटिंग है वो बिल्कुल डाउन हो जाती है, क्योंकि उस चीज़ को कोई खरीदता ही नहीं है, क्योंकि वो चीज़ महंगी पड़ती है इंडिया के अंदर, जबकि वो जो चाइना से एक्सपोर्ट होकर आ रही है वो ज़्यादा सस्ती पड़ती है। तो गांधी जी के जो ये सब चीज़, क्योंकि ये चीज़ आज से नहीं है, काफ़ी टाइम से चीज़ें चली आ रही है, तो ये जो गांधी जी को समझ आया कि यार नहीं, ये चीज़ गलत है और हमें कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहिए, उसी के लिए उन्होंने क्या किया था, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट है, हाइग्रोमीटर का उपयोग क्या मापने में किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर का उपयोग क्या मापने में करते हैं? सापेक्ष आर्द्रता मापने में करते हैं। क्या करते हैं? सापेक्ष आर्द्रता मापने में करते हैं हम हाइग्रोमीटर का उपयोग। नेक्स्ट है, दूध का पीएच मान क्या होता है? तो दूध का पीएच मान क्या है? 6.4। दूध का पीएच मान क्या होता है? 6.4 होता है। मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है? 7.4। कितना? 7.4। सिरके का 3 होता है, हमने पहले भी किया था, और नमक का क्या होता है? 7 होता है। तो याद रखना, दूध का 6.4 है, मानव शरीर के जो मानव रक्त जो होता है उसका 7.4 है, सिरके का 3 होता है, और नमक का कितना होता है? 7 होता है। नेक्स्ट है, अहस्तक्षेप की नीति अपनाने वाला पहला ब्रिटिश कौन था? तो कौन सा ब्रिटिश है जिसने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी? जॉन शोर। कौन था? जॉन शोर। जॉन शोर ने सबसे पहले अहस्तक्षेप की नीति को अपनाया था। नेक्स्ट है कि भारत के सारे शिल्पी व कलाकार हरियाणा के किस मेले में भाग लेते हैं? तो हरियाणा में ऐसा कौन सा मेला लगता है जिसके अंदर पूरे ऑल इंडिया से जो शिल्पी होते हैं, जो कलाकार होते हैं, वो आके भाग लेते हैं? कौन सा मेला होता है? सूरजकुंड का मेला, सूरजकुंड क्राफ्ट मेला। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा जो इंडिया का कल्चर होता है उसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो जैसे मैंने थोड़ा देर पहले ही बोला था, जो हाथ से बनी चीज़ें होती है उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है इसके अंदर। नेक्स्ट है, और सूरजकुंड मेला लगता कब है? ये 1 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक लगता है। नेक्स्ट है, तीज का त्यौहार किस महीने में आता है? तो तीज का त्यौहार किस महीने में आता है? सावन के महीने में आता है। कब आता है? सावन के महीने में आता है तीज का त्यौहार। नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरेब्रम। कौन सा है? सेरेब्रम। सेरेब्रम जो है वो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। संत सूरदास किस शासक के समकालीन थे? तो संत सूरदास जो थे वो किस शासक के समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। और अकबर के समकालीन कौन थे? तुलसीदास, मीराबाई और शेख सलीम चिश्ती साहब, ठीक है। तो ये सब कौन थे? ये क्या कहते हैं अकबर के समकालीन थे। अगर पूछा है कि अकबर के समकालीन कौन थे, तो सूरदास थे, तुलसीदास थे, मीराबाई थी, और शेख सलीम चिश्ती साहब थे, ठीक है। नेक्स्ट है, जल में स्थायी कठोरता का कारण क्या है?
अच्छा एक बात और, जो इससे पहले हमने ये क्वेश्चन किया था अकबर वाला, मेरे यूट्यूब चैनल पे अकबर से रिलेटेड एक वीडियो है जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस है जो अकबर से रिलेटेड है, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अगर अकबर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आपको डेफिनेटली उस वीडियो से देखने को मिलेगा। तो आई रिक्वेस्ट यू, अगर आपको पसंद आती है, अगर आपको मेरा पढ़ाया पसंद आता है, आपको कंटेंट पसंद आता है आपको, तो आप उस वीडियो को जाके देखना, उसको अच्छे से गो थ्रू करना। डेफिनेटली अगर आपको अकबर से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको उस वीडियो से देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है, जल में स्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो जल में स्थायी कठोरता होती है, उसका कारण क्या है? कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति। मतलब जल में जो स्थायी कठोरता होती है वो किसके कारण होती है? कैल्शियम सल्फेट के कारण होती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में क्या ल्यूकेमिया से प्रभावित होता है? तो मानव शरीर में क्या चीज़ होती है जो ल्यूकेमिया से प्रभावित होती है? रक्त प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है? रक्त प्रभावित होता है ल्यूकेमिया से। ठीक है। और मानव शरीर का जो रक्त का पीएच मान कितना है? 7.4 है। और एक चीज़ ऊपर वाले क्वेश्चन से मेरे दिमाग में आई तो मैं शेयर कर लेता हूँ। कई बार होता है ना, हम गर्म पानी का चश्मा देखते हैं जहाँ पे पानी गर्म होता है, राइट? जैसे सोना कुंड जो है, क्या कहते हैं, हरियाणा के अंदर गुरुग्राम में जो पड़ता है, उसका पानी गर्म है, राइट? तो कई बार क्वेश्चन आता है जो गर्म पानी का चश्मा होता है वो, उसका जो पानी होता है वो किस कारण से गर्म होता है? तो सल्फर के कारण गर्म होता है। सल्फर ज़्यादा होती है उसके अंदर, सल्फर के कारण वो पानी गर्म होता है। नेक्स्ट है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था पेनिसिलिन का आविष्कार। लघु गणक सारणी का आविष्कार किसने किया था? जॉन नेपियर ने। किसने? जॉन नेपियर ने किया था लघु गणक सारणी का आविष्कार। डायनमो का आविष्कार किसने किया था? माइकल फैराडे ने किया था। किसने किया था डायनमो का आविष्कार? माइकल फैराडे ने। और भाप के इंजन का आविष्कार किया था? जेम्स वॉट ने किया था। दोबारा से फटाफट रिपीट करते हैं इसको। अगर ये पूछा जाए कि पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। किसने किया है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है। लघु गणक सारणी का आविष्कार किसने किया? जॉन नेपियर ने किया है। डायनमो का आविष्कार किसने किया? माइकल फैराडे ने किया है। और भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वॉट ने किया है। नेक्स्ट है, जब लोहे को सूर्य के प्रकाश में उद्रभसित किया जाता है तो लोहा दंड, मतलब लोहे की छड़ शीघ्रता से गर्म हो जाती है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है लोहे की उच्चतर ऊष्मा चालकता। कहने का मतलब है कि अगर लोहे की छड़ को आप धूप में रखते हैं तो वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि लोहे की उच्चतर ऊष्मा चालकता। नेक्स्ट है, पंचायत राज भारत में सर्वप्रथम 1959 में कहाँ लागू हुआ था? तो भारत में जो पंचायती राज लागू हुआ था वो कहाँ लागू हुआ था? सबसे पहले लागू हुआ था राजस्थान में। उसके बाद कहाँ था? आंध्र प्रदेश में। पहले कहाँ था? राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। ठीक है। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 में हुआ था, राइट? ये 1959 में जो लागू हुआ था ना, ये अनुच्छेद 40 के अंतर्गत हुआ था। इसके अंदर क्या था कि मतलब आपके ऊपर ये राज्य के ऊपर डिपेंड करता था, स्टेट के ऊपर डिपेंड करता था कि उसको क्या कहते हैं, पंचायती राज लाना है या नहीं लाना है। मगर जब 1993 के अंदर लॉ बन गया था, प्रॉपर तरीके से लॉ बन गया था, जिसके अंदर जो हम करते हैं 11वीं अनुसूची जो संविधान के अंतर्गत आ गई, जिसमें लिखा गया था कि हमें इसको मानना ही पड़ेगा। ठीक है, पंचायती राज लाना ही पड़ेगा। उसके बाद जो है फिर पंचायती राज पूरा फुल फ्लैश हर एक राज्य में आ गया था, मगर फिर भी वो सारे राज्यों में नहीं आता। जैसे नागालैंड के अंदर क्या कहते हैं, पंचायती राज नहीं है। और अगर क्वेश्चन आता है कि 1993 के बाद जब ये 11वीं अनुसूची बनी थी, उसके बाद सबसे पहला राज्य कौन था जहाँ पे पंचायती राज को लागू किया गया था? तो कौन सा था? मध्य प्रदेश था, राइट? 11वीं अनुसूची के बाद जो पहला राज्य है वो कौन सा है? मध्य प्रदेश है। और पहला राज्य कौन आएगा पंचायती राज के अंदर? राजस्थान आएगा, क्योंकि वो 1959 में 2 अक्टूबर 1959 को यहाँ पे पंचायती राज लागू हुआ था, क्या कहते हैं, राजस्थान के नागौर जिले में। उसके बाद कहाँ था? आंध्र प्रदेश में था उसके बाद। नेक्स्ट है, बटरफ्लाई स्टॉक किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है बटरफ्लाई स्टॉक? तैराकी से। किस खेल से संबंधित है बटरफ्लाई स्टॉक? तैराकी से संबंधित है। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाते हैं? 21 जून को मनाते हैं। हमने ऊपर पढ़ा था ना, सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 21 जून का होता है। तो 21 जून को हम क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाते हैं। और 21 जून को जो सूर्य की किरणें किस रेखा में पड़ती है? सीधी कर्क रेखा में पड़ती है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाते हैं? 23 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 23 जून को। तो ये सब जून वाला ही है।
अगर विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में बात करें 5 जून, अगर अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के बारे में बात करें, योग दिवस के बारे में बात करें 21 जून, अगर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के बारे में बात करें तो 23 जून। ठीक है। नेक्स्ट है, यदि पंचायत भंग कर दी जाती है तो चुनाव कितने समय के अंदर कराना अनिवार्य है। कहने का मतलब ये है बेसिकली, अगर पंचायत चल रही है, नॉर्मल चल रही है, सरपंच बना हुआ है, मगर अगर बीच में इसको भंग कर, मतलब 5 साल से पहले इसको भंग कर दिया किसी भी कारण से, और ये बाई चांस अगर मान लो अगर सरपंच की मतलब मृत्यु हो गई या कुछ और रीज़न से, या बाय फोर्स उसको हटा दिया गया है, ठीक है, तो उसके हटाने के टाइम के कितने टाइम के बाद जो है दोबारा से आपको उस क्या कहते हैं सरपंच लाना है, चुनाव कराना बहुत अनिवार्य है। कितने टाइम के बाद? 6 महीने के अंदर अंदर। कितने टाइम के बाद? 6 महीने के अंदर अंदर दोबारा चुनाव होने चाहिए, दोबारा सरपंच आना चाहिए। नेक्स्ट है, और सरपंच के लिए जो आयु सीमा होती है वो कितनी होती है? 21 वर्ष होती है। सरपंच ही है जिसके लिए सबसे कम आयु सीमा चाहिए होती है, 21 वर्ष चाहिए होती है। लोकसभा के बारे में बात करेंगे तो कितनी चाहिए होगी? 25 वर्ष चाहिए होगी। अगर राज्यसभा के बारे में बात करोगे तो कितनी होगी? 30 वर्ष चाहिए होगी। राइट। और अगर आपको अगर ये पूछा जाए क्या कहते हैं राष्ट्रपति के लिए और क्या कहते हैं राज्यपाल के लिए कितनी कितनी सीमा चाहिए होती है? तो 35 वर्ष चाहिए होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य एशियाई सिंगों की वासस्थली है? तो कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है जो एशिया सिंगों की वासस्थली है? गिर वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन? गिर वन्य जीव अभ्यारण्य। तो एशियाई सिंगों की वासस्थली कौन सी है? गिर वन्य जीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट है कि 1923 में स्वराज्य पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 1923 में पहला क्वेश्चन बन जाएगा कि स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो ये मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा की गई थी। किनके द्वारा? मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा की गई थी। बेसिकली क्या था, हम सब ने हिस्ट्री से पढ़ रखी है, हमें पता है कि 1920 के अंदर असहयोग आंदोलन हुआ था। उस असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद, मतलब जब उसको वो पूरा कम, क्योंकि गांधी जी ने क्या किया था, वापस ले लिया था, चोरी चोरी की कांड की वजह से उसको वापस ले लिया था। तो उस समय क्या था, कई लोग उनके अंगेस्ट में हो चुके थे, क्योंकि उनको लगा था कि यार ये बहुत अच्छे लेवल पे चल रहा था असहयोग आंदोलन, और ऐसा माना भी जाता था कि अगर वो सही तरीके से चलता, यानी कि अगर गांधी जी इसको वापस ना लेते तो माइट भी ऐसा भी हो सकता था कि हम 1920 के अराउंड में ही आसपास हम लोग आज़ाद हो जाते। मगर उन्होंने क्या किया था, वो चोरी चोरी की कांड की वजह से उन्होंने वापस ले लिया। जब उन्होंने वापस ले लिया तो बहुत सारे लोग उनके अंगेस्ट में हो गए थे। तो फिर उस टाइम पीरियड के अंदर ही मोतीलाल नेहरू और CR दास ने क्या किया था, कांग्रेस को छोड़ के अपनी एक अलग सी पार्टी बना ली थी जिसका नाम था स्वराज पार्टी। और स्वराज पार्टी की स्थापना कब की थी? 1923 में की थी। नेक्स्ट है, साहित्य के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो साहित्य के क्षेत्र में पूछ रहे हैं कि नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किस भारतीय को मिला था? किसको मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। किसको मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। कब मिला था? 1913 में मिला था। 1912 के टाइम पीरियड में अगर याद होगा हिस्ट्री के अंदर क्या हुआ था, दिल्ली दरबार लगा था। राइट। दिल्ली दरबार के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था, जो हमारा राष्ट्रीय गान है, ठीक है, राष्ट्रीय गान, तो उसको बाद में माना गया था राष्ट्र, मगर उसके पहले जो ये जनगण मन था, जनगण मन को रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा 1912 में दिल्ली दरबार में गाया गया था। ठीक है। और उस समय क्या हुआ था, उस जनगण मन के वजह से ही इनको क्या मिला था, इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1913 में मिला था। नेक्स्ट है, इनको नोबेल पुरस्कार मिला था गीतांजलि के ऊपर, जो इनकी गीतांजलि बुक थी उसके ऊपर इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि गीतांजलि किसकी रचना है? तो किसकी रचना है गीतांजलि? रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। नेक्स्ट है, हवाई द्वीप प्राय किस परत में, सॉरी, हवाई जहाज जो होते हैं प्राय किस परत में उड़ते हैं? तो जो एरोप्लेन्स होते हैं वो वायुमंडल की कौन सी परत में उड़ते हैं? तो कौन सी परत में उड़ते हैं? समताप मंडल में उड़ते हैं। कहाँ पे? समताप मंडल में। क्या होता है, जैसे हमने देखा होगा, अब जब आप प्लेन में कभी बैठे होंगे तो क्षोभ मंडल होता है जहाँ पे सारी मौसमी घटनाएं होती है, बादल होते हैं, बिजली कड़कना, सब कुछ जो चीज़ होती है क्षोभ मंडल में होती है। मगर क्या होता है, इस मंडल के अंदर वायु जो एरोप्लेन होते हैं वो उड़ नहीं सकते, क्योंकि इतने सारे क्लाउड्स होते हैं, इतने सारे बादल होते हैं। तो इन जब भी आप प्लेन में बैठोगे आपने देखा होगा एक टाइम के बाद जो क्या कहते हैं एरोप्लेन होता है वो बादलों से ऊपर चला जाता है। जब वो बादलों से ऊपर जाता है ना, तो वही जो परत होती है ना, वो समताप मंडल होती है। ठीक है। आप देखोगे उस समय उस वहाँ पे धूप अच्छी खासी होती है, उसमें काफ़ी लाइट होती है, और नीचे देखोगे प्लेन से तो उसमें बादल बादल होते हैं। जो बादल जो होते हैं वो कौन से मंडल में होते हैं? क्षोभ मंडल में होते हैं। और उस समय जो प्लेन उड़ रहा होता है वो कौन से मंडल में उड़ रहा होता है? समताप मंडल में उड़ रहा होता है वो।
और कल हमने एक क्वेश्चन किया था कि रेडियो तरंगे जो होती है वो जब हम धरती से रेडियो तरंगों को भेजते हैं तो वो कौन से परत से टकरा कर वापस आती है, तो कौन से परत से टकरा के वापस आती है? आयन मंडल से आती है। कहाँ से आती है? आयन मंडल से आती है। नेक्स्ट है, नामदफा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में नामदफा नेशनल पार्क। और वहाँ पे दो दर्रे और है जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे दीफू दर्रा और यंगयाप दर्रा। कौन सा? दीफू दर्रा और यंगयाप दर्रा भी कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। हमने पहले क्वेश्चन किया था स्टार्टिंग में ही कि जो अरुणाचल प्रदेश में हमारा जैसे पूर्वी बिंदु है कौन सा है? किबिथू। कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तो क्या क्या है? नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पे है? नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। दीफू और यंगपांग दर्रा कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। और किबिथू जो सबसे पूर्वी बिंदु है भारत का वो कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है, आई होप कि आपको मेरा पढ़ाया समझ आ रहा होगा। अगर आपको लगता है कि कुछ भी इम्प्रूवमेंट है, कुछ भी करना है कंटेंट को लेके या पढ़ाने के तरीकों को लेके, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो लोधी वंश की जो लोधी डायनेस्टी थी उसकी स्थापना कौन थी? संस्थापक कौन थे उसके? तो क्या होते हैं? बहलोल लोधी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि क्या होता है लोगों को लोधी से ना बहलोल लोधी याद नहीं आता है, या सिकंदर लोधी इनको याद आता है या कोई और याद आता है उनको। तो जब क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया भी हुआ है एग्जाम के अंदर, राइट। तो जो लोधी डेंसिटी है आपकी, लोधी जो वंश है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बहलोल लोधी द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा, ठीक है, और एलोरा जो एलोरा की पहाड़ियां हैं उसमें जो निर्मित गुफा मंदिर है वो कहाँ से था? तो राष्ट्रकूटों ने जो एलोरा की पहाड़ियों के अंदर गुफा मंदिर बनाया था वो कहाँ से था? ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन इसमें क्या है कि जो राष्ट्रकूटों द्वारा जो एलोरा की पहाड़ियां हैं उसको यूनेस्को द्वारा 1983 में 1983 में क्या किया था? विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन दो बनेंगे। पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि क्वेश्चन बनेगा कि राष्ट्रकूट द्वारा जो एलोरा की पहाड़ियां हैं उनका गुफा मंदिर है कहाँ पे? तो वो कहाँ पे है? आपका औरंगाबाद महाराष्ट्र में। तो एलोरा की गुफाएं कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। कई बार क्या होता है अगर आप पीसीएस का एग्जाम देते हैं, यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, तो क्वेश्चन तो नॉर्मली ही होता है, मगर जो उसकी लैंग्वेज होती है वो इतनी ज़्यादा टफ होती है कि उसको आपको समझना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, और पढ़ने पढ़ने में टाइम लगता है। सारा गेम ही टाइम का है उस यूपीएससी और पीसीएस के एग्जाम के ना, सारा गेम ही टाइम का है। क्वेश्चन तो नॉर्मल ही होगा, क्वेश्चन तो हमसे नॉर्मल ही पूछेगा, मगर वो जिस लैंग्वेज में पूछेगा उस लैंग्वेज को आपको पहले पूरा पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आपका टाइम निकल जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा की पहाड़ियाँ में निर्मित गुफा मंदिर, यानी कि एलोरा के जो गुफा मंदिर है वो कहाँ पे है? तो कहाँ पे है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन बनेगा कि जो एलोरा की पहाड़ियों का गुफा मंदिर है उसको यूनेस्को द्वारा राष्ट्रीय धरोहर कब घोषित किया गया? कब किया? 1983 में घोषित किया। कब किया? 1983 में घोषित किया गया था। और 1983 ही याद आ गया, 1983 से मुझे जो कपिल देव की नई मूवी आई है, ठीक है, 83, और काफ़ी अच्छी मूवी है। अगर आप थोड़े से इंटरेस्टेड है मूवीज़ के अंदर तो आप देख सकते हैं। मतलब वो बहुत मोटिवेशनल स्टोरी, मतलब ऐसी नहीं है कि बाकी मूवीज़ की तरह आप उसको देखोगे तो आपको कई सारी चीज़ें समझने को मिलेगी। जो बच्चे इस समय पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि वो मूवी ज़रूर देखें। क्योंकि क्या होता है कि लाइफ के अंदर हमें मोटिवेशन, टाइम टू टाइम मोटिवेशन की ज़रूरत भी बहुत पड़ती है। तो उस मूवीज़ के अंदर ये चीज़ दिखाई गई है कि जो कपिल देव है वो बहुत ज़्यादा सेल्फ मोटिवेटेड है। वो चीज़ों को करने में बिलीव करते हैं, मतलब सोचने में बिलीव नहीं करते, वो करने में बिलीव करते हैं, और हमेशा ये सोचते हैं कि हाँ मैं इसको कर लूँगा, मैं इसको कर लूँगा, मैं इसको कर लूँगा। तो आपके लिए भी यही है, आपके लिए भी यही एडवाइस है एज ए ब्रदर, कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप उसको, कई बार होता है कि हम यूपीएससी या पीसीएस का एग्ज़ाम देते हैं तो एक बार में क्रैक नहीं होता है ये बहुतों के साथ होता है। इसमें सिर्फ इस लिस्ट में सिर्फ आप नहीं हो, कई सारे लोग हैं। मगर क्या होता है कि समझिए, अगर आपने उस पर एक बार मेहनत कर दी, राइट, और आप उसमें सक्सेस नहीं हुए, जब आप उससे दोबारा मेहनत करेंगे तो आप ये बात ज़रूर ध्यान रखना कि आपने जो पहले पढ़ा था वो भी आपके माइंड में है, मतलब आपके पास ऑलरेडी एक डेटा तो है। अब आपको थोड़ा सा और उसको थोड़ा सा और ब्रश अप करना है, थोड़ा सा और नॉलेज इकट्ठी करनी है। तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम या उसके नेक्स्ट टाइम आपका क्लियर हो जाए, राइट। मतलब ऐसा मत करना कि आपने इतनी मेहनत भी करी और रिजल्ट में फेल हो गए तो हमने छोड़ दिया, तो जो मेहनत करी तो ज़ीरो हो गई, राइट। मेरी बात समझ रहे ना आप? तो तैयारी जो है कंटिन्यू रखना। अगर आपका गोल है तो, अगर गोल नहीं है, टाइम पास के लिए, तो फिर तो यार फेल हो गए तो फिर छोड़ देना, फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है। मगर अगर गोल है तो फिर इसको पकड़ के रखना। पकड़ के रखोगे तो डेफिनेटली एक दिन तो ज़रूर आएगा जिस दिन आप गवर्नमेंट जॉब पे लग चुके होगे, पक्की बात है। ठीक है, चलो आते हो टॉपिक के ऊपर।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, तो ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़ लिया हमने, एलोरा की गुफाएं कहाँ पे है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। 83 के अंदर इसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया था। नेक्स्ट है किस किस प्रधानमंत्री के समय काल के अंतर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था। देखो थोड़ा सा यही है, क्वेश्चन यही था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, मगर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था तो उसमें प्रधानमंत्री कौन था, तो कौन था उसमें प्रधानमंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या किया था, राष्ट्रीयकृत किया गया था। और ये कब का टाइम था, 1949 का टाइम था। कब था, 1949 के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैंड अप इंडिया योजना का शुभारंभ कहाँ से किया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैंड अप इंडिया योजना का शुभारंभ कहाँ से किया था, नोएडा से किया था। कहाँ से किया था, नोएडा से किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैंड अप इंडिया योजना का शुभारंभ। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में विश्व का पहला सफ़ेद बाघ सफारी स्थित है, तो भारत का कौन सा राज्य है जहाँ पे विश्व का पहला सफ़ेद बाघ सफारी स्थित है, तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। क्या है इसका आंसर, मध्य प्रदेश। जो भारत का सॉरी भारत का पहला जो सफ़ेद बाघ सफारी है वो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है, कल्ट ऑफ द बम किसकी रचना है, तो कल्ट ऑफ द बम किसकी रचना है, तो ये रचना है महात्मा गांधी की। किसकी रचना है, महात्मा गांधी की। बेसिकली क्या है इसके अंदर उन्होंने बताया गया है कि बम, क्योंकि देखो महात्मा गांधी जी जो थे वो अहिंसा के क्या कहते हैं सपोर्टर थे, तो इन्होंने ये बताया था कि क्या कहते हैं जो बम है उसको यूज़ करना, मतलब ऐसे हथियारों को यूज़ करना गलत है, राइट। चाहे वो बशर्ते ही वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर ही क्यों ना हो जो हम पे इंडिया पे रूल कर रही है, ठीक है। मगर ये कहते हैं कि बम का इस्तेमाल करना ही गलत है, तो उसके क्या कहते हैं उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए महात्मा गांधी जी ने एक बुक की रचना की थी जिसका नाम था कल्ट ऑफ द बम। क्या था, कल्ट ऑफ द बम। नेक्स्ट है, वेयर अबाउट किसकी पुस्तक रचना है, तो वेयर अबाउट किसकी रचना है, तो वेयर अबाउट रचना है झुम्पा लेहड़ी की। कौन सी, झुम्पा लेहड़ी की रचना है वेयर अबाउट। किसकी रचना है, वेयर अबाउट किसकी रचना है, झुम्पा लेहड़ी की रचना है। नेक्स्ट है, पेरिस ऑफ प्लास्टर किससे बनाया जाता है, तो पेरिस ऑफ प्लास्टर बनाया जाता है जिप्सम से। किससे बनाया जाता है, पेरिस ऑफ प्लास्टर जिप्सम से बनाया जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सामुदायिक विकास संगठन कहाँ स्थित है, तो राष्ट्रीय समुदाय विकास संगठन कहाँ पे है, ये है आपका हैदराबाद में। कहाँ पे है, आपका हैदराबाद में। राष्ट्रीय समुदाय विकास संगठन कहाँ पे है, हैदराबाद में है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, आपका गुड़गांव हरियाणा में है। कहाँ पे, गुड़गांव हरियाणा में है। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, दिल्ली में है। और गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ पे, कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। दोबारा रिपीट करते हैं, अगर क्वेश्चन आएगा आपका कि राष्ट्रीय समुदाय विकास संस्थान, समुदाय विकास संस्थान कहाँ पे है, हैदराबाद में है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर पूछे तो कहाँ है, गुड़गांव हरियाणा। गुड़गांव नाम चेंज हो गया, गुरुग्राम हो गया इसका नया नाम, तो गुरुग्राम हरियाणा। अगर मलेरिया रिसर्च सेंटर पूछे क्या है, तो दिल्ली है, मलेरिया रिसर्च सेंटर दिल्ली। और गन्ना प्रजनन केंद्र पूछे तो कहाँ पे है, कोयम्बटूर तमिलनाडु। कहाँ पे है, कोयम्बटूर तमिलनाडु गन्ना प्रजनन केंद्र। नेक्स्ट है, सीसा पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है, तो सीसा पेंसिल होती है उसके निर्माण के टाइम पे किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है, ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। जो पेंसिल जो होती है जो उसके बीच में जो आपकी जो नॉब होती है जिसमें आप जिसे लिखते हैं, ब्लैक कलर की जो होती है, राइट, वो क्या होती है, वो ग्रेफाइट होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा ने किस देश के समुद्री मार्ग की खोज की थी, तो वास्को डी गामा ने किस देश के समुद्री मार्ग की खोज की थी, भारत की। कब आया था यहाँ भारत में, यह आया था 1498 में। कब आया था, 1498 में आया था, ठीक है। अच्छा, ऊपर वाले क्वेश्चन से एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ गया है, थोड़ा सा वैसे ही क्वेश्चन है, थोड़ा केयर के ऊपर क्वेश्चन है। पेंसिल को कभी भी जो आपका जो बिजली के जो बोर्ड होते हैं उसके अंदर नहीं डालना चाहिए। अगर आगे से पेंसिल शार्प है, निकली पड़ी है, नहीं कि ग्रेफाइट उसका निकला हुआ है आगे से, तो उसको कभी भी क्या कहते हैं बिजली की बोर्ड के अंदर नहीं डालना चाहिए। कई बार होता है हम लोग की प्लग यूज़ नहीं करते और तार को काट के उसके अंदर और पेंसिल लगाते हैं। जो ग्रेफाइट होता है वो करंट को पकड़ लेता है,
तो मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि आपको करंट भी लग सकता है। तो इस और या बच्चों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके घर में कोई बच्चा हो तो उनको ये जरूर मैसेज कन्वे कर दीजिए कि पेंसिल को कभी भी क्या कहते हैं बिजली बोर्ड, जो बिजली का बोर्ड होता है उसके अंदर नहीं डालना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है ये। नेक्स्ट है, किस ग्रह को हरा ग्रह भी कहा जाता है? तो हरा ग्रह किसे कहते हैं हम लोग? वरुण ग्रह को कहते हैं। किससे कहते हैं? वरुण ग्रह को हम लोग हरा ग्रह भी कहते हैं। विटामिन शब्द किस भाषा का शब्द है? तो विटामिन कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है विटामिन? लैटिन भाषा का शब्द है। और विटामिन की खोज किसने की थी? जी हॉकिंस ने की थी, 1912 में की थी। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध गान सारे जहां से अच्छा, ठीक है, जो प्रसिद्ध गाना जो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, किसने रचा है? किसके द्वारा बताया गया है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा? यह मोहम्मद इकबाल द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है? मोहम्मद इकबाल द्वारा रचित है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नेक्स्ट है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। तो कहाँ पे है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान? असम में है। कहाँ पे है? असम में। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? असम में है। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री पद पर पूर्ण रूप से पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? पहले का स्टार्टिंग का टाइम क्या था कि आज़ादी के बाद से और कई सालों तक क्या था, एक तो अगर ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा टाइम तक कौन से प्रधानमंत्री रहे हैं, तो कौन से रहे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रहे हैं। उस समय कहता है कि कांग्रेस का टाइम पीरियड ही था कि कांग्रेस ही, पहले भी कांग्रेस आ रही थी, फिर दोबारा कांग्रेस आई, फिर दोबारा कांग्रेस आई। तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि किस समय ऐसा हुआ था कि पहली बार पूर्ण रूप से गैर कांग्रेसी आया था? पूर्ण रूप से गैर कांग्रेसी कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ही थे जो पूर्ण, क्योंकि क्या था, इनसे पहले जो आए थे मोरारजी देसाई, वो हालांकि थे, वो गैर कांग्रेसी थे, मगर वो पहले कांग्रेस पार्टी के अंदर ही थे, इसलिए पूर्ण रूप से गैर कांग्रेसी नहीं थे। क्वेश्चन को बहुत ध्यान समझना, ये क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्ण रूप से ना प्रॉपर जिन्होंने कभी भी कांग्रेस को ज्वाइन नहीं किया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे जिन्होंने कभी भी कांग्रेस को ज्वाइन नहीं किया था, पूर्ण रूप से गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री आए थे, ठीक है। और जय जवान जय किसान और क्या था, जय विज्ञान का नारा भी किन्होंने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा, बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 के समय किस ब्रिटिश शासक या का जो वायसराय था उसके, मतलब क्वेश्चन कहने का मतलब है कि जब बंगाल विभाजन हुआ था 19 जुलाई 1905 को, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था, 19 जुलाई 1905 में, ठीक है। उसमें वायसराय कौन था? तो कौन था वायसराय उसमें? कर्जन था। कहते हैं कर्जन का सबसे ज़्यादा घिनौना काम यही था कि उसने बंगाल का विभाजन किया था। कब किया था? 1905 में किया था। थोड़ा सा और आगे जाते हैं, 1907 का टाइम पीरियड। 1907 में क्या हमने कल पढ़ा था? 1907 में सूरत अधिवेशन क्या हुआ था? उस समय कांग्रेस दो दल में बढ़ गई थी, नरम दल और गरम दल में। कौन था अध्यक्ष में उस समय? रास बिहारी बोस। उसके बाद हमने पढ़ा था 1916 में लखनऊ अधिवेशन। और उसमें क्या होता? उसमें जो नरम दल, गरम दल है और मुस्लिम लीग, ये तीनों की तीनों आपस में मिल गई थी, ठीक है। और उस वाले अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? अंबिका चरण मजमूदार द्वारा की गई थी। तो ध्यान रखना, 1905 के अंदर बंगाल का आपका विभाजन हुआ था, कर्जन के टाइम पीरियड पे हुआ था। 1907 के अंदर कांग्रेस का विभाजन हो गया था रास बिहारी बोस जी के टाइम पे। रास बिहारी बोस जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस समय। और 1916 के अंदर गरम दल, नरम दल और मुस्लिम दल जो था, मुस्लिम लीग, वो आपस में मिल गए थे। 1916 के लखनऊ अधिवेशन के अंदर अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? अंबिका चरण मजमूदार द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पे पड़ती है? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को कहाँ पड़ती है? भूमध्य रेखा पे पड़ती है। कहाँ पड़ती है? भूमध्य रेखा पे पड़ती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ती है? भूमध्य रेखा पे पड़ती है। हमने ऊपर पढ़ा था ना कि 21 जून में सूर्य की रेखा कहाँ पड़ती है? कर्क रेखा पे पड़ती है। और 22 दिसंबर को कहाँ पड़ती है? मकर रेखा पे। और पूछा जाता है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को कहाँ पड़ती है सूर्य की सीधी किरणें? भूमध्य रेखा पर पड़ती है। नेक्स्ट है, पहली महिला जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो पहली महिला कौन सी जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आशा पूर्णा देवी। कौन सी? आशा पूर्णा देवी है जिन्हें पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है, इन महिलाओं के अंदर। और कौन सी भाषा में है? ये बांग्ला भाषा में है, ठीक है। अगर पूछा है कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला कौन सी है, तो कर्णम मल्लेश्वरी। कौन सी? कर्णम मल्लेश्वरी जो है वो ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला है।
अगर क्वेश्चन आता है कि बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन सी, तो अरुंधति रॉय। कौन सी? अरुंधति रॉय। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त पहली महिला कौन सी है? आशा पूर्णा देवी। ठीक है। ओलंपिक पद में ओलंपिक के अंदर पदक जीतने वाली पहली महिला कौन सी है? कर्णम मलेश्वरी। और बुकर पुरस्कार प्राप्त पहली महिला कौन सी है? अरुंधति रॉय। ठीक है। अगर क्वेश्चन ये कल भी कह रहे दोबारा कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला कौन सी है? एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन सी है? सरोजिनी नायडू। भारत की पहली राज्यपाल कौन सी है? सरोजिनी नायडू थी। ठीक है। नेक्स्ट है, और भारत में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो आपको पता ही है, इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र को किस वर्ष अपनाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अंदर अशोक चक्र को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को, जो हमने ऊपर कर लिया था। तभी 22 जुलाई को हम क्या करते हैं, 22 जुलाई का दिन जो है वो झंडा दिवस के रूप में मनाते हैं। किस दिवस मनाते हैं? झंडा दिवस के रूप में भी मनाते हैं हम लोग 22 जुलाई का दिन। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बद्रीनाथ किस नदी के किनारे? तो किस नदी के किनारे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बद्रीनाथ? अलकनंदा नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? अलकनंदा नदी के किनारे है बद्रीनाथ स्थल। नेक्स्ट है, किस नदी का उद्गम अरावली पर्वत श्रेणी में हुआ है और वह कच्छ के रण में होकर अरब सागर में मिलती है? तो कौन सी ऐसी नदी है जिनका जो उद्गम है अरावली पर्वत से हुआ है और वह कच्छ के रास्ते से होकर कहाँ जाती है? वो कहाँ जाती है? अरब सागर में गिरती है। तो क्या नाम है उसका? लूनी नदी। कौन सी नदी? लूनी नदी। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी नदी है जो अरावली पर्वत से निकलती है? लूनी नदी निकलती है और वो कच्छ के रास्ते से होकर, कच्छ के रण से होकर कहाँ जाती है? वो अरब सागर में गिर जाती है। नेक्स्ट है, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यूपीएससी और पीसीएस के अंदर भी आ सकता है, ग्रुप डी के अंदर भी आ सकता है। यहाँ पे क्या होगा, 4 ऑप्शन के अंदर एक ऑप्शन गलत होगा, जो पूछा जाएगा कि कहाँ से होकर नहीं गुजरती है। तो हम पहले पढ़ते हैं कि गुजरती कहाँ से है, कहाँ से होकर गुजरती है। तो गुजरात से शुरू होती है, गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ और झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम से होकर भान करती है। तो ये 8 राज्य है जहाँ से होकर कर्क रेखा निकलती है। कहाँ से? गुजरात से निकलती है, फिर राजस्थान में एंटर करती है, फिर मध्य प्रदेश में एंटर करती है, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है। मगर जो क्वेश्चन आएगा आपका एग्जाम में वो यही आएगा कि कहाँ से होके नहीं गुजरती है। राइट। नेक्स्ट है, मेटूर बांध किस नदी पे है? तो मेटूर बांध किस नदी पे है? ये है आपका कावेरी नदी पे। कौन सी नदी पे है मेटूर बांध? कावेरी नदी पे। और है कहाँ पे? तमिलनाडु में है। ठीक है। मेटूर बांध कहाँ पे? कावेरी नदी पे है और कहाँ पे? तमिलनाडु में है। कुछ और पॉइंट्स करते हैं। कलनाई बांध कहाँ पे? कावेरी नदी पे है और तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में कावेरी नदी पे 2 बांध है, मेटूर बांध और कलनाई बांध। कौन सा? मेटूर बांध और कलनाई बांध कौन सी नदी पे है? तमिलनाडु में है। कौन सी नदी पे है? कावेरी नदी पे है। केरल के अंदर पेरियार नदी पे 2 बांध है। कौन से बांध है? इडुक्की बांध और मुल्ला पेरियार। क्या? इडुक्की बांध और मुल्ला पेरियार बांध कहाँ पे है? पेरियार नदी पे केरल में है। दोबारा रिपीट करते हैं। तमिलनाडु के बारे में बात करेंगे तो तमिलनाडु के कावेरी नदी पर 2 बांध है। कौन से? मेटूर बांध और कलनाई बांध। कौन सा? मेटूर बांध और कलनाई बांध कावेरी नदी में है और कहाँ पे? तमिलनाडु में। इडुक्की बांध और मुल्ला पेरियार बांध पेरियार नदी पे है और कहाँ पे है? केरला में है। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई थी? तो प्रथम जो उच्चतम न्यायालय है उसकी स्थापना कहाँ हुई थी? 1974 में 1774 में 1774 में कलकत्ता में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? कलकत्ता में। और मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे। कौन थे? एलिजा इम्पे। जो उच्चतम न्यायालय है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1774 में हुई थी। कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। और उसके जो न्यायाधीश थे वो कौन थे? एलिजा इम्पे थे। नेक्स्ट है, तमाशा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो भारत के कौन से राज्य का लोक नृत्य है तमाशा? महाराष्ट्र का। कहाँ का? महाराष्ट्र का। नेक्स्ट है, रेडियम की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो रेडियम की खोज किसके द्वारा की गई थी? रेडियम की खोज की थी मैडम क्यूरी ने। किसने की थी? मैडम क्यूरी द्वारा की गई थी रेडियम की खोज। नेक्स्ट है, न्यूटन की खोज किसने की थी? न्यूटन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। किसने की थी? जेम्स चैडविक द्वारा की गई थी न्यूटन की खोज। परमाणु की खोज किसने की थी? जॉन डाल्टन ने। किसने की थी? जॉन डाल्टन ने की थी परमाणु की खोज। और सौर मंडल की खोज किसने की थी? कॉपरनिकस ने की थी। किसने की थी? कॉपरनिकस ने की थी सौर मंडल की खोज। दोबारा रिपीट करते हैं। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी, न्यूटन की खोज जेम्स चैडविक,
परमाणु की खोज जॉन डाल्टन और सौरमंडल की खोज कोपरनिकस। नेक्स्ट है, प्रकाशीय फाइबर के माध्यम से संचालन का सिद्धांत कौन सा है? तो प्रकाशीय फाइबर के माध्यम से संचालन का सिद्धांत कौन सा है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। कौन सा है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। प्रकाशीय फाइबर के माध्यम से संचालन का सिद्धांत कौन सा है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। नेक्स्ट है, लेंस किससे बनता है? तो लेंस होता है वो किससे बनता है? वो बनता है फिलंक कांच से। कौन से? फिलंक कांच से बनता है। कौन से कांच से बनता है लेंस? फिलंक कांच से बनता है। नेक्स्ट है, दंतीवाड़ा बांध किस नदी पे है? तो दंतीवाड़ा बांध कौन सी नदी पे है? दंतीवाड़ा बांध है बनास नदी पे। कौन सी? बनास नदी में है। कहाँ पे? गुजरात में है। और सरदार सरोवर बांध कहाँ पे है? नर्मदा नदी पे है। कहाँ पे है? गुजरात में है। तो दो बांध है गुजरात के अंदर, दांतीवाड़ा बांध बनास नदी पे है, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे है। नेक्स्ट है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी में बनाई गई है? तो नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी में बनाई गई है? कृष्णा नदी में बनाई गई है। कहाँ बनाई गई है? कृष्णा नदी में बनाई गई है नागार्जुन सागर परियोजना। नेक्स्ट है, पंडित जसराज किस विद्या के लिए विख्यात थे? जो पंडित जसराज थे वो कौन सी विद्या के लिए विख्यात थे? शास्त्रीय संगीत के लिए। कौन सी विद्या के लिए विख्यात थे? शास्त्रीय संगीत के लिए विख्यात थे पंडित जसराज। नेक्स्ट है, यशद लेपन की प्रक्रिया में लोहे पर एक पतली परत किस धातु की चढ़ाई जाती है? तो यशद लेपन की जो प्रक्रिया होती है उसके अंदर लोहे के ऊपर एक पतली धातु की परत चढ़ाई जाती है। तो कौन सी धातु होती है? वो होती है जस्ता। कौन सी धातु होती है? जस्ता। नेक्स्ट है, बुशमैन जनजाति किस देश में पाई जाती है? तो बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है? दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में पाई जाती है बुशमैन जनजाति। और दक्षिण अफ्रीका के जो घास के मैदान होते हैं उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे? वेल्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वेल्ट्स कहते हैं उसको। नेक्स्ट है कि भारत में सहायक संधि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? सहायक संधि का प्रयोग जो किया था सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था सहायक संधि का सबसे पहला प्रयोग भारत के अंदर? फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले। नेक्स्ट है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है सेब के अंदर? मैलिक अम्ल पाया जाता है सेब के अंदर। नेक्स्ट है, साइलेंट वैली कहाँ पे है? तो साइलेंट वैली कहाँ पे? केरल में है। कहाँ पे है साइलेंट वैली? केरल में है। नेक्स्ट है, उस मुस्लिम बादशाह का नाम बताइए जो मुश्किल पढ़ लिख सकता था, उसके दरबार में महाकवि अमीर खुसरो रहा करते थे। तो कौन सा बादशाह है जो मुश्किल से पढ़ लिख सकता था मगर उसके दरबार में महान कवि अमीर खुसरो रहा करते थे? कौन था वो? अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी जो था उसके दरबार में अमीर खुसरो रहा करते थे। हालांकि कहा जाता है अमीर खुसरो जो थे उन्होंने 8 शासकों का शासन देखा था, मगर जो सबसे ज़्यादा टाइम जो लगाया था उन्होंने कहाँ लगाया था? अमीर खुसरो क्या कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में लगाया था। नेक्स्ट है, सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो सुशासन दिवस कब मनाते हैं हम? 25 दिसंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 25 दिसंबर को मनाते हैं सुशासन दिवस। इस दिन क्या होता है? कहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस होता है। उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग क्या मनाते हैं? सुशासन दिवस भी मनाते हैं। और अगर कभी आ जाए बाई चांस ये क्वेश्चन, जो कहते हैं स्वामी रामदेव जी है, उनका जन्म कब होता है? उनका जन्मदिन 25 दिसंबर को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब होता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस होता है 24 दिसंबर को। अगर आता है अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस तो आएगा 15 मार्च को। ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 15 मार्च, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर। ठीक है। अगर आता है विश्व एड्स दिवस कब आएगा? 1 दिसंबर। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। और नौसेना दिवस 4 दिसंबर। नौसेना दिवस वाला इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पहले ही पूछा गया, आगे भी आने का चांस है। तो नौसेना दिवस कब आता है? 4 दिसंबर को आता है। सुशासन दिवस कब आता है? 25 दिसंबर को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब आता है? 24 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आता है 15 मार्च को। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को। और नौसेना दिवस कब आता है? 4 दिसंबर को। नेक्स्ट है, सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहा जाता है? तो किस ग्रह को कहते हैं सौंदर्य का देवता? शुक्र ग्रह को कहते हैं। किसको कहते हैं? शुक्र ग्रह को कहते हैं। और ये सबसे गर्म ग्रह भी माना जाता है। और पृथ्वी के क्या कहते हैं, इसका जो आकार है पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर होता है। नेक्स्ट है, और शुक्र ग्रह के गर्म ग्रह होने का कारण क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट है, वायु दबाव में अचानक आने वाली कमी
किसका सूचक है? जो वायु दाब होता है तो उसके अंदर अचानक जब कमी आती है तो इसका सूचक क्या होता है? किस इसका सूचक होता है? तो तूफानी मौसम का होता है। अगर जो वायु दाब होता है वो अचानक नीचे गिर जाता है तो इसका मतलब क्या है कि अब तूफान आने वाला है। नेक्स्ट है वर्ष 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट है लाल किले पर सबसे ज़्यादा बार झंडा फहराने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? जो हमने पहले डिक्लेयर किया था, पहले बता रखा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो जी थे वो सबसे ज़्यादा टाइम कहते प्रधानमंत्री की पोस्ट पर रहे थे और उन्होंने लाल किले पे कितनी बार झंडा फहराया है? 17 बार झंडा फहराया है। नेक्स्ट है श्यामा शास्त्री, त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार का संबंध किस संगीत से है? तो इन सब का संगीत किस संगीत से संबंध है? कर्नाटक संगीत से है। तो कर्नाटक संगीत के बारे में बात की जाएगी तो क्या क्वेश्चन आएगा कि श्यामा शास्त्री जी का संबंध किस संगीत से है? कर्नाटक संगीत से है। त्यागराज जी का, मुथुस्वामी दीक्षितार का संबंध किस संगीत से है? कर्नाटक संगीत से है। नेक्स्ट है उत्पादन पर उत्पादन शुल्क वसूल किया जाता है कब? आयात पर, निर्यात पर, उत्पादन पर, बिक्री पर। मतलब कह रहे हैं कि उत्पादन पर जो उत्पादन शुल्क वसूल किया जाता है वो कब किया जाता है? वो आयात पर किया जाता है, निर्यात पर किया जाता है, उत्पादन के टाइम पे किया जाता है, बिक्री के टाइम पे किया जाता है। तो किस टाइम पे किया जाता है? उत्पादन पे किया जाता है। उत्पादन पे जो उत्पादन शुल्क होता है वो किस टाइम पे वसूल किया जाता है? वो कब किया जाता है? उत्पादन पर वसूल किया जाता है, उत्पादन पर लगाया जाता है। नेक्स्ट है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो एसआई मात्रक क्या है विद्युत धारा का? एम्पियर है। क्या है विद्युत धारा का? एम्पियर है। विद्युत आवेश का क्या है? कूलाम है। विद्युत आवेश का कूलाम है। और विद्युत प्रतिरोध का क्या है? ओम है। विद्युत धारा का क्या है? एम्पियर है। विद्युत धारा का क्या है? एम्पियर। विद्युत आवेश का क्या है? कूलाम। विद्युत आवेश का क्या है? कूलाम। और विद्युत प्रतिरोध का क्या है? ओम। विद्युत प्रतिरोध का क्या है? ओम। नेक्स्ट है कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है? ये कल हमने किया था। कौन सी पंचवर्षीय योजना है? दूसरी पंचवर्षीय योजना है जो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। और पहली पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पर आधारित है? हेरेड डोमन मॉडल पर आधारित है। तो पहली पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पर आधारित है? हेरेड डोमन मॉडल पर आधारित है। दूसरी पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पर आधारित है? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 के अंदर है। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961 के बीच में है। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विद्रोह करने के लिए प्रारंभ किया गया था? कहने का मतलब जो खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था वो किसके अपमान के विरोध में किया गया था? किसके अपमान के विरोध में किया गया था? तर्किश खलीफा के। जो तर्किश के खलीफा थे उनका जो अपमान हुआ था उनके अपमान के विरोध में भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय गान की रचना किसके द्वारा की गई थी? राष्ट्रीय गान है इसकी रचना किसके द्वारा की थी? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी। किनके द्वारा की गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी राष्ट्रीय गान की रचना। और अगर कभी पूछा जाए कि बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है उसकी रचना किसने की थी, तो उनकी रचना भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही की थी। और किस भाषा में की थी? बांग्ला भाषा में की थी। नेक्स्ट है कि लाल चींटी के डंक में कौन सा अमल पाया जाता है? तो लाल चींटी के डंक में कौन सा अमल होता है? फार्मिक अमल होता है। कौन सा अमल होता है लाल चींटी के डंक पे? फार्मिक अमल पाया जाता है। नेक्स्ट है कि एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में संबंधित है? तो एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में संबंधित है? गणित के क्षेत्र में संबंधित है एबल पुरस्कार। एबल पुरस्कार कौन सी क्षेत्र में संबंधित है? गणित के क्षेत्र में संबंधित है। 2001 से शुरू हुआ था। अगर क्वेश्चन आता है कि पुलित्जर पुरस्कार किस संबंधित है, तो पुलित्जर पुरस्कार जो है वो साहित्य और पत्रिका से संबंधित है। 1917 में स्टार्ट हुआ था। अगर आता है पुलित्जर पुरस्कार, ये किससे संबंधित है? वास्तुकला से संबंधित है, आर्किटेक्चर से संबंधित है और 1979 में स्टार्ट हुआ था। अगर क्वेश्चन आता है ग्रैमी पुरस्कार किससे? ग्रैमी पुरस्कार संबंधित है संगीत से और कब स्टार्ट हुआ था? 1959 में हुआ था। तो दोबारा रिपीट करते हैं फटाफट। एबल पुरस्कार संबंधित है गणित से, पुलित्जर पुरस्कार संबंधित है साहित्य और पत्रिका से, प्रित्जर पुरस्कार संबंधित है वास्तुकला से और ग्रैमी पुरस्कार संबंधित है आपका संगीत से। नेक्स्ट है अनहैप्पी पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनहैप्पी पुस्तक के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय। अनहैप्पी पुस्तक के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय। भारत एक खोज की पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। भारत एक खोज की पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। और यंग इंडिया
के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। यंग इंडिया के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। और गीता रहस्य के बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ किसके लेखक हैं? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ महात्मा गांधी जी उसके लेखक हैं। आगे करते हैं। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेश किस भाषा में थे? तो महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे वो कौन सी भाषा में थे? पाली भाषा में थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है। महात्मा गांधी जी ने उपदेश दिए थे वो कौन सी भाषा में दिए थे? पाली भाषा में दिए थे। कौन सी भाषा में दिए थे? पाली भाषा में दिए थे। नेक्स्ट है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? बी एंड सी। कौन सा? बी और सी विटामिन जो होता है वो जल में घुलनशील होता है। एक क्वेश्चन और दिमाग में आ गया, विटामिन सी एक ऐसा विटामिन होता है जिसका हमारे बॉडी के अंदर कहीं पे भी मतलब बनता नहीं है। ये विटामिन सी ये आपको हर दिन लेना पड़ता है, और हर दिन ये क्या कहते हैं आपके पसीने के अंदर, या हम जो क्या कहते हैं वॉशरूम जाते हैं तो ये सब कुछ, ये विटामिन जो है वो बॉडी से निकल जाता है, लेकिन ये विटामिन बॉडी के अंदर नहीं रहता है। इसलिए कहा जाता है कि आपको हर दिन विटामिन सी आपको लेना कंपलसरी है। नेक्स्ट है, राजसमंद झील भारत के किस राज्य में है? तो राजसमंद जो झील है वो भारत के किस राज्य में है? राजस्थान में है। राजसमंद झील जो है भारत के किस राज्य में है? राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, नागरिकता संशोधन अधिनियम CCA भारत में कब लागू हुआ था? तो कब लागू हुआ था? 10 जनवरी 2020 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 10 जनवरी 2020 में लागू हुआ था नागरिकता संशोधन अधिनियम CCA। नेक्स्ट है, और ये जो ऊपर हमने पहले किया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो मैं बता देता हूँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में एक वीडियो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी इसके अंदर जो भी इसकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो सब उस वीडियो में कंप्लीट है। कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बहुत मेहनत की है, बाकी आप देख रहे हैं एक बार आपको अच्छा लगता है नहीं अच्छा लगता, हर एक बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मगर मैंने बहुत अच्छी मेहनत से उस वीडियो को बनाया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। अगर आपको इस सारे टॉपिक को पूरा अच्छे से कवर करना है तो आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट है, भारत में अमेरिका के राजदूत कौन है? तो भारत में अमेरिका के राजदूत कौन है? अतुल कश्यप है। तो ये करंट का क्वेश्चन है, ये तो चेंज होता रहेगा बार में, ठीक है। तो ये जब भी आप इस वीडियो को पढ़ रहे होगे, यानी कि अगर आप 1 साल 2 साल के बाद पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन को आप करंटली पढ़ना, ठीक है। तो भारत के अंदर क्या कहते हैं अमेरिका के राजदूत कौन है? अतुल कश्यप है। नेक्स्ट है कि सिरके का मान कितना होता है? तो हमने पहले किया था, सिरके का मान कितना? 3 था। नमक का मान है 7, टमाटर का मान है 4.5, और मानव रत्न का क्या है 7.4, और दूध का कितना किया? दूध का हमने 6.4 किया था। दूध का 6.4, मानव रक्त का 7.4, सिरके का 3, नमक का 7 और टमाटर का 4.5। ये आप थोड़ा सोच रहे हो कि जल्दी जल्दी कैसे याद हो रहा है, अब धीरे धीरे पढ़ोगे तो आपके दिमाग में धीरे धीरे बैठ जाएगा, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच। यहाँ पे ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको कंटेंट पसंद आएगा, आपको चीज़ पसंद आएगी। अभी हम धीरे धीरे फटाफट कंप्लीट करेंगे सारे डेज को, और हम कोशिश करेंगे कि हम क्या कहते हैं जल्दी 2000 क्वेश्चन की सीरीज को पूरा कंप्लीट कर दें, ताकि हम लोग जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले हमें काफ़ी अच्छा डेटा हमारे पास एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहे, और हमें कई सारे क्वेश्चन हमें एग्ज़ाम में यहाँ से देखने को भी मिलेंगे, ठीक है जी। तो अपना ख्याल रखिए। कोविड का टाइम पीरियड चल रहा है, लोगों से दूरियां बना के रखिए। हालांकि इस टाइम पे कोविड हो रहा है, लोग ठीक भी हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर फिर भी जो है वो क्या कहते हैं प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि आप उनसे दूरी बना के रखें, क्योंकि बीमारी का कुछ पता नहीं चलता, राइट। तो अपना ख्याल रखिए, अपने आस पड़ोस का ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए, ठीक है। और जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो अच्छे से कंटिन्यू अपना फोकस रखें पढ़ाई के अंदर। तो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।